तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी जो आपकी एमपी सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत आई है। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 कंप्लीट कवर करेंगे। छोटी सी यूनिट है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यानी कि मृदा और जल संरक्षण। इसके अंतर्गत दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, आपके सिलेबस में भी दिए गया है। पहला है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यानी कि मृदा एवं जल संरक्षण और दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि जो जल बह रहा है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे जिससे कि ये अपने यूज में आ सके। तो इन दोनों चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। 10 यूनिट आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, आपको पता है। एग्जाम आपका 2 अगस्त से है, अभी हम यही मान करके चल रहे हैं। हालांकि अभी ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जाम डेट भी बढ़ेगी और इसके अलावा फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी। फॉर्म किसने नहीं भरा है जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत ट्रेंडिंग वैकेंसी है भाई। ये नवंबर में थी ये वैकेंसी, ठीक है ना। नवंबर से उठ करके ये जुलाई में आ गई है, तो आप समझ लो इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे, आखिर इसको यहाँ पर लेकर के क्यों आए, क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं कंप्लीट यूनिट 4। इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट करवा चुके हैं। यूनिट 4 की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, और साथ साथ में पैरेलल हम एमपी जीके भी लेकर के चल रहे हैं जो आपका सी सेट का पार्ट है, तो उसको भी आपको देखना है। कल हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने देखे होंगे, है ना। कल 70 क्वेश्चन हमने करवाए थे। जो हमारा चैप्टर था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उसमें हमने 70 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें 50 नॉर्मल एमसीक्यू, 10 स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू और 10 जोड़ी मिलाने वाले एमसीक्यू भी हमने करवाए थे। तीनों तरह के एमसीक्यू आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग में है, पूछे जा रहे हैं। तो कल वाली वीडियो एमपी जीके वाली आप सब लोग देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक टिप्स देख लेते हैं, एग्जाम टिप्स एमपी आरईओ एग्जाम के लिए। तो एमपी आरईओ एग्जाम परीक्षा के जो पेपर्स हैं 2021 और 2023, इनका जब गहन विश्लेषण किया गया तो इसके आधार पर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यानी कि मृदा एवं जल संरक्षण से अक्सर सिद्धांत जो प्रिंसिपल हैं वो पूछे जाते हैं, कटाव के प्रकार पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ इरोजन पूछे जाते हैं, उनके प्रभाव और संरक्षण की विधियां यानी कि एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल जो मेजर्स होते हैं कैसे इसको संरक्षित करेंगे, यहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी यूनिट में हम शुरुआत में ही बता देते हैं कि आपके 2021 और 2023 के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं पर हम यहां पर डिटेल में पूरा बात यहां पर करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। चलिए, तो यूनिट 4 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा एवं जल संरक्षण। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन या मृदा कटाव होता क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, है ना, बेचारा पानी यहाँ से बह रहा था, मिट्टी मिल गई तो मिट्टी को भी साथ में लेकर के चल दिए कि चलो हम तो जा ही रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ में ना। तो ये जो मिट्टी को साथ में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं इसी को हम मृदा अपरदन या फिर मृदा कटाव कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत का अपने मूल स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यह मुख्य रूप से 2 कारकों के द्वारा होता है। कौन कौन इसको लेकर के जा सकता है भाई, आप खुद समझिए ना। कहीं पर मिट्टी पड़ी हुई है, अब इस मिट्टी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती है तो ये कैसे जाएगी, कौन इसको लेकर के जाएगा बताइए। अब मनुष्य तो जाएगा नहीं उठाने भाई, वो तो अलग ही बात हो गई ना। प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो या तो उसको पानी लेकर के जाएगा, कैसे अपने साथ में बहा करके लेकर के चला जाएगा, या इसको हवा लेकर के जा सकती है, यहां से उड़ा करके दूसरी जगह लेकर के जा सकती है। तो 2 ही ऐसे कारक हैं जो मृदा अपरदन करते हैं यानी कि मिट्टी को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पहला आपका वाटर यानी जल है और दूसरा आपकी वायु यानी विंड है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं, किस तरह से पानी लेकर के जाता है और किस तरह से जो है वायु लेकर के जाती है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर इरोजन यानी कि जल द्वारा कैसे क्षरण किया जाता है, कि पानी कैसे जो है इस मिट्टी को बहा करके ले जाता है। इस पे बात करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 अगस्त से आपका एग्जाम है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो कोर्स के थ्रू पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए तो ये नामुमकिन है मेरे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो आप क्या क्या करेंगे, अगर सिलेबस बिना कंप्लीट किए एग्जाम देने जाते हैं तो आप तो वैसे ही बाहर हो गए, बिना सिलेबस के आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। तो 2700 वैकेंसी, मौका बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, हमने मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी 2026 की भर्ती के लिए सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपका पूरा सी सेट हम आपको देने वाले हैं, इसके साथ साथ में पूरा एग्रीकल्चर भी आपको देने वाले हैं। इससे आपको एक फायदा हो जाएगा, आप जैसे ये नोट्स परचेज करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप 6-6 घंटे पढ़ते हैं तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब इससे फायदा क्या होगा, 10 दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में हम एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे जो 2021 और 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर वाला पूरा 10 यूनिट कंप्लीट होती है वैसे एमसीक्यू सीरीज चालू कर देंगे। फिर 100 एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज यानी कि आपका चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, हर यूनिट के 100 एमसीक्यू करवा देंगे। उसके पहले हम आपका ये वाला जो सीसेट है इसके भी एमसीक्यू करा रहे होंगे, है ना, और इन सब की भी पीडीएफ आपको इसी के साथ में मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं जो आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट है 2023 वाले जिन्होंने हमारे इन नोट्स को परचेज करके तैयारी की थी और बढ़िया से सिलेक्शन इनका हुआ है। और वर्तमान में ये सभी क्या है, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी लग गया है। ठीक है ना मेरे भाई। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लेंगे 7052547003। इसी पर आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है व्हाट्सएप में, ठीक है ना। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। एक आपका सीसेट वाला प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, एक आपका एग्रीकल्चर वाला प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। दोनों को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, दोनों पर आप जैसे क्लिक करेंगे ज्वाइन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर मतलब पहले ओपन लिंक का ऑप्शन आएगा, ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे ज्वाइन रिक्वेस्ट आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास में रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप जो है ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा पेमेंट का, हमको जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा हाँ आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है, तुरंत हम उसको जो है अप्रूव कर देंगे। और जैसे ही हम अप्रूव करेंगे तुरंत आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचेंगे वैसे ही आपको सीसेट वाले में ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इन सब के पीडीएफ नोट्स एक तरफ से लगे हुए मिल जाएंगे। आप फटाफट उनको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे। जैसे एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में आप अप्रूव होंगे, एग्रीकल्चर ग्रुप के अंदर जाएंगे, वैसे ही आपको ये सारे नोट्स एग्रीकल्चर ग्रुप में मिल जाएंगे। साथ साथ में ये वीडियो क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो बढ़िया से आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। अब कुछ समझाना तो नहीं है, अब बीच में आपसे नहीं बोलेंगे, सीधे हम क्लासेस को लेकर के चलेंगे। नोट्स जरूर ले लेना, ये आपके सिलेक्शन में रामबाण का काम करेंगे। इतने पैसे आपने खर्च कर ही दिए तो 199 रुपए और सही, नहीं तो वो सारे के सारे पैसे किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे जो अभी तक आपने फॉर्म भरने में खर्च किए हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पूरी बात। वाटर कंजर्वेशन यानी कि वाटर इरोजन, जल के द्वारा कैसे क्षरण होता है। देखिए, तो यह भारी वर्षा या पानी के तेज बहाव के कारण होता है। भाई बहुत ज्यादा पानी अगर बरसने लगा तो पानी बहेगा, और जितना तेज बारिश होगी उतना तेज पानी बहता है, और जितनी तेज पानी बहता है उतनी तेज वो मिट्टी को काट करके ले जाता है अपने साथ में। ठीक है, तो जल क्षरण के निम्नलिखित चरण होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके द्वारा जल क्षरण होता है यानी वाटर इरोजन होता है, जिनका सही क्रम परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भाई किस क्रम में जल का क्षरण होता है, ये भी पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस क्रम में इसका क्षरण होता है। देखिए, तो पहला है आपका बौछार क्षरण जिसे हम स्प्लैश इरोजन कहते हैं। अब ये स्प्लैश इरोजन होता क्या है, तो वर्षा की बूंदों के सीधे मिट्टी पर गिरने से मिट्टी के कणों का टूटना या बिखरना ही क्या कहलाता है, बौछार क्षरण कहलाता है। जैसे ये बादल है भैया, है ना, बादल भाई साहब है, अब ये बारिश ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये बूंदें गिर रही हैं नीचे, कहाँ पर, जमीन पर। ये जमीन की परत है, यहाँ पर मान लीजिए कोई मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं ना, तो पत्थर क्या छोटे छोटे गट्ठे बने हुए हैं, ठीक है ना, मिट्टी के। अब जैसे ये बूंदें इस पर गिरेंगी, लगातार ऐसे गिरते रहेंगी गिरते रहेंगी गिरते रहेंगी, तो ये जो छोटे छोटे कण थे ना ये टूट जाएंगे। टूटने के बाद में ये एकदम भुरभुरे यानी कि पतले हो जाएंगे। अब ये पहला चरण हो गया कि जितने भी कण पड़े हुए थे पृथ्वी पर उसको इस बौछार ने क्या किया, और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे कि अब वो बंधे हुए नहीं है ना, अब वो अलग अलग हो चुके हैं। ये तो पहला चरण हो गया, बौछार चरण। उसके बाद में क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, उसके बाद में आएगा परत क्षरण यानी कि सीट इरोजन। सीट इरोजन का नंबर दूसरे पर आएगा। अब सीट इरोजन क्या होता है, देखिए, तो मिट्टी की उपजाऊ परत पानी के साथ एक पतली चादर की तरह बह जाती है। भाई जो छोटे छोटे गट्ठे हुए थे ना, वो गट्ठे टूट गए हैं, अब एकदम बारीक हो गए हैं और एक परत के रूप में वहां पर फैले हुए हैं। अब जैसे ही ये पानी आएगा इनको आसानी से बहा करके अपने साथ में ले जा सकता है ना। देखो हमने कहा था ना भाई, एकता में शक्ति होती है। ये जो छोटे छोटे कण जब एक साथ में थे तो इनको कोई नहीं बहा पा रहा था, लेकिन बारिश ने क्या किया, छोटी छोटी लगातार बूंदों से इन पर प्रहार किया तो ये बिल्कुल टूट गए। अब ये अलग अलग हो गए, अब इनको आसानी से कोई भी बहा करके ले जा सकता है। तो यही होती है एकता की शक्ति। आपने वो लकड़ी वाली, जो लकड़ी का गट्ठर वाली जो कहानी वो भी आपने पढ़ी होगी,
तो वो भी यहाँ पर जो है चरितार्थ हो रही है। तो मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत थी वो पानी के साथ में पतली चादर की तरह बह जाती है। इसे किसान की अदृश्य मृत्यु भी कहा जाता है। सही बात है भैया, किसान ने कितनी मेहनत से उस पर ये जो है खाद वगैरह डाली थी, गोबर वगैरह डाला था, सब कुछ डाल करके बढ़िया मिट्टी उपजाई थी, लेकिन जैसे ही ये पानी आया इस ऊपरी वाली परत को लेकर के चला गया, यानी कि वो किसान के लिए अदृश्य मृत्यु कहलाती है। ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। इसे हम इनविजिबल डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि यह आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे अधिक नुकसान यही पहुंचाता है, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी थी, ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी थी, वो बह करके जा चुकी है। नंबर 3 आपका होता है रिल इरोजन। अब ये रिल इरोजन क्या होता है? इसे हम अल्पसरिता या फिर रिल क्षरण कहते हैं। कैसे? देखिए, खेत में छोटी छोटी उथली नालियां, यानी कि जो फिंगर लाइक चैनल्स होती हैं, ये बन जाती हैं। इन नालियों को सामान्य जुताई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। भाई देखो, पानी जैसे निकलता है ना, अपना रास्ता खुद बनाता है, तो जैसे यहाँ से निकल रहा है तो नालियों का निर्माण कर लेता है। अब अगर नालियां बनी रह गई और फिर से बारिश हुई तो पानी को तो रास्ता मिल ही जाएगा ना भैया, तो वो कहीं रुकेगा नहीं, सीधे इन नालियों में जाएगा और इन नालियों के साथ में जो किनारे वाली मिट्टी है इसको भी अपने साथ में बहा करके ले जाएगा और धीरे 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 ये नालियां क्या हो जाएंगी? और भी चौड़ी हो जाएंगी और भी मिट्टी बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हम सामान्य जुताई करके देखते हैं। बारिश जैसे एक आध बारिश होती है वैसे ही लोग अपने खेतों में जुताई करवा देते हैं। उससे क्या होता है? उससे पूरा खेत जो है फ्लैट हो जाता है और वहां पर क्या इस तरह से जो है पूरा मिट्टी फैल जाती है चारों तरफ, है ना। तो अब क्या करेगा? अब जब बारिश होगी तो कण तो है नहीं भाई, बारिश हुई कण तो है नहीं, कण तो पहले ही उन लोगों ने जोत करके उसको जो है खुरदुरा बना रखा है। अब बारिश की बूंदें इसको तोड़ नहीं पाएंगी, बारिश की बूंदें गिरेंगी, ये अपने आप उन सारी बारिश की बूंदों को क्या हो जाएगा? सोख लेगा और नीचे वाली परत में पहुंचा देगा। इसलिए पहली बारिश में या फिर बारिश के पहले ही किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे पानी बह करके ना जाए। जब पानी बह करके नहीं जाएगा तो भाई मिट्टी भी कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये है आपका गली इरोजन। इसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितने स्टार लगाओ उतने स्टार लगा सकते हो उस पर। यहां से प्रश्न 101% आएगा। अब ये क्या होता है? जब रिल क्षरण का समय पर इलाज नहीं होता है, वही जो नालियां बनी थी छोटी छोटी, जब इनका समय पर इलाज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो नालियां चौड़ी और गहरी हो जाती हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, है ना। ये पहले छोटी सी नाली थी, देखो यहाँ पर छोटी सी नाली थी, अब ये इसका कोई इलाज नहीं हुआ भाई, कोई पानी रोकने आया नहीं, है ना। तो ये इस तरह से बड़ी बड़ी नालियों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन्हें सामान्य कृषि क्रियाओं के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। चंबल के जो बीहड़ है वो इसी के उदाहरण है। ठीक है, तो चंबल का बीहड़ इसी का उदाहरण है भाई। चंबल नदी जब यहाँ से बहती है तो अपने साथ में पूरी मिट्टी बहा ले जाती है और पहले छोटी छोटी नालियां बनती हैं इस तरह की, फिर जब यहाँ से तेजी से पानी निकलता है तो इस वाली मिट्टी को भी ये क्या कर देती हैं? एकदम थुलथुला कर देती हैं और फिर ये मिट्टी क्षरण होने लगता है। मिट्टी कट कट करके जो इन्हीं पानी के साथ में बहने लगती है, फिर ये एरिया बढ़ता चला जाता है और इस तरह से जो है निर्माण होता है किसका? चंबल के बीहड़ों का निर्माण होता है। भिंड मुरैना इससे सबसे ज्यादा ग्रसित है, लेकिन भिंड मुरैना वाले इतने मेहनती है ना कि इस चंबल के बीहड़ में भी क्या करते हैं? सरसों उगा लेते हैं। चलो तुम काट दोगे, ठीक है, सरसों को ज्यादा पानी की आवश्यकता तो होती नहीं है, हम यहाँ पर सरसों फेंक देंगे, सरसों हो जाएगा। अब इनको आप सामान्य खेती की क्रियाओं के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। आप चाहो कि इनकी जुताई करके हम इनको रोक दें या कुछ और करके रोक दें तो ये नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं, अब इनका कटना तय है, ये कट कट करके मिट्टी में मिल जाए, मतलब पानी में मिल जाएंगे। तो यही आपका अवनालिका अपरदन होता है, यही आपका गली इरोजन होता है और इससे ग्रसित मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, भिंड मुरैना और कहीं कहीं पर यूपी का इटावा भी इसमें आ जाता है। अच्छे से समझ लिया है ना। तो बीहड़ों का निर्माण कैसे होता है, जीरो से लेकर के पूरा ऊपर तक हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है भाई, हम तो मुरैना के रहने वाले हैं तो हमको तो पता है भाई, अभी भले इंदौर में रह रहे हैं पर बेसिक तो हम मुरैना के रहने वाले हैं, तो हमने ये सारे बीहड़ घूमे हुए हैं। ठीक है ना, इन सब की जानकारी हमको है। ठीक है, चलिए अब ये मत कहना कि सर डाकू हुआ करते थे क्या, बीहड़ों में घूमते थे? अरे नहीं भैया, गाँव है, गाँव में आनंद लेने जरूर जाना चाहिए, है ना। अपनी प्रकृति है तो जरूर घूमना चाहिए, गांव में जाओ तो जरूर घूमो। ठीक है, नंबर 5 है आपका हड्ड या फिर खड्ग। अब हड्ड या खड्ग होते क्या है? इन्हें हम रेविनेस कहते हैं। अब रेविनेस क्या है? यह गली इरोजन का सबसे भयंकर रूप है जो नदी के किनारों पर बड़ी बड़ी खाइयों के रूप में बदल देता है। ठीक है, ये जो होते हैं बड़े बड़े खड्ग का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये नदियां यहां से निकल रही हैं तो अब ये नदियों का पानी थोड़ा भी इधर गया तो यहां पर नाली तो पहले से ही बनी हुई है, इस पानी को पूरा खींच करके वो लेकर के चली जाती है और बड़े बड़े खड्गों का निर्माण हो जाता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है किसानों के लिए। ठीक है, तो ये आपका जल के द्वारा कैसे क्षरण होता है मिट्टी का, वो हमने आपको समझा दिया, सारी क्रियाविधि समझा दी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां से हम 100 क्या यहां से 150 प्रश्न करवा देंगे, क्योंकि वाटर साइड मैनेजमेंट और यहां से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, अच्छे आते हैं। तो 150 प्रश्न पीवाईक्यू हम यहां से करवा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नंबर बी देखते हैं। नंबर बी है विंड इरोजन। वायु के द्वारा कैसे क्षरण इसका होता है, इसको हम आपको एक टेबल में करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, जो रिवीजन में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखो वायु कैसे इरोजन करती है। शुष्क और अर्ध शुष्क जो वायु होती है, जो एरिड और सेमी एरिड होती है, क्षेत्रों में जहां वनस्पतियां कम होती हैं,
वहाँ हवा द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। इसके 3 प्रमुख तंत्र हैं। देखो, मान लो अगर यहाँ पर ये कोई ज़मीन है, ठीक है? इस पर बड़े-बड़े पेड़ हैं, ठीक है ना? पेड़ बना दें। देखो, ये ज़मीन हो गई, यहाँ पर क्या है? बड़े-बड़े पेड़ हैं, ठीक है? अब ये पेड़ की जड़ें भी होंगी। अब ये जड़ें जहाँ-जहाँ पर होंगी, इन जड़ों ने जो है इस मिट्टी को बाँधे रखा होगा। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं, तो इन लोगों ने इस मिट्टी को बाँधे रखा होगा, इनकी जड़ों ने, है ना? तो ये जब पेड़ हैं, तो जड़ें बाँधी हुई हैं मिट्टी को, तो मिट्टी बह कर के नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये जड़ें जो हैं वो एक दूसरे से लॉक्ड होती हैं। अगर बहुत घना जंगल है, लॉक्ड होने की वजह से ये मिट्टी को जाने नहीं देती। कहती नहीं, तुम कहाँ जाओगे? हमारे पास में रहो, है ना? यहाँ कोई दिक्कत है क्या रहने में? कहाँ जा रहे हो? है ना? तो फिर ये मिट्टी को बहने नहीं देती हैं, साथ-साथ में मिट्टी को वायु के साथ में उड़ने नहीं देती हैं। लेकिन जहाँ पर वनस्पतियाँ ना हों या फिर बहुत कम वनस्पति हो, भाई 2-4 पेड़ हैं तो कहेंगे अब क्या, कब तक रोकेंगे भाई? तुमको जाना हो तो जाओ, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो भाई तुमको जाना हो तो जाओ यार, कब तक रोकेंगे? नहीं रोक पाएँगे। तो 2-4 लोग मिल कर के नहीं रोक पाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग साथ में रहें तो रोक सकते हैं, है ना? तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। वनस्पतियाँ कम होंगी तो वहाँ पर हवा के द्वारा मिट्टी का आसानी से कटाव हो जाएगा। अब इसके 3 मुख्य तंत्र होते हैं, 3 मैकेनिज्म होते हैं। वो 3 मैकेनिज्म क्या हैं? आइए आपको बता देते हैं किस तरह से ये कार्य करते हैं और कैसे-कैसे इनका पूरा फंक्शन होता है। देखिए, पहला है आपका क्रिया, जिसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे, कणों का आकार, पार्टिकल साइज की बात करेंगे, उसके बाद में कुल वायु में क्षरण का योगदान कितना होता है, उसके बाद में मुख्य विशेषता क्या है, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका सैल्टेशन, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो आपका कणों का साइज होगा, यानी पार्टिकल का जो आकार होगा, 0.1 से 0.5 के कण होते हैं जो यहाँ पर उड़ते हैं। क्षरण में योगदान कितना रहता है, इस उत्परिवर्तन का कितना योगदान रहता है? इसका 50 से 75% जो अगर उसका क्षरण हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, तो उसका मेन रीजन कौन है? सैल्टेशन, यानी कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इसमें होता क्या है? तो कण हवा में उछल कूद करते हुए बाउंस होकर के आगे बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह से उछल कूद करते हुए ये कण निकल जाते हैं। नंबर 2 है सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ होता है निलंबन। निलंबन में अगर कणों के आकार की बात करेंगे तो 0.1 से भी कम आकार का होता है, ठीक है? क्षरण में इसका कितना योगदान होता है? तो 3 से लेकर के 38% तक योगदान जो है वो सस्पेंशन का होता है। इसमें क्या होता है? तो बहुत महीन कण जो है वो हवा में लटक करके सैकड़ों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं और धूल के बादल का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो बाउंडर आता है, भाई बाउंडर आ गया है ना, तो बाउंडर जो है गोल गोल घूम करके जो आता है ना, वो यही होता है। क्या होता है? वो सस्पेंशन, निलंबन होता है, ठीक है ना? तो ये 3 से 38% होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा में मिट्टी को उड़ा करके लेकर के चला जाता है। उसके बाद नंबर 3 है आपका सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप जिसे हम कहते हैं सतह सर्पण। इसमें जो कणों का आकार होता है वो 0.5 से बड़ा होता है, ठीक है ना? कितना इसका योगदान रहेगा? तो 5 से लेकर के 25% तक इसका योगदान रहेगा। इसमें क्या होता है? तो भारी कण जो हैं वो हवा के दबाव से जमीन की सतह पर रेंगते हुए और लुढ़कते हुए खिसकते हैं। बहुत जो भारी-भारी इतने बड़े-बड़े कण हो जाएँगे, अब इनको उड़ाकर तो ले नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगी हवा? हवा यहाँ से धक्का देगी, तो ये जो कण है ये यहाँ चलेगा, तो ये वाला आगे बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा, ये इससे आगे बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को धक्का देते हुए, लुढ़कते हुए ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे हम सरफेस क्रीप या फिर सतह सर्पण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए, अब नंबर 2 ये फॉर्मूला है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर, यानी कि आपका सवाल बना करके भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। देखिए, अब ये है आपका यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसे हम USLE भी कहते हैं। ये इक्वेशन बनाई गई है जिससे हमको ये पता चलता है भाई किस तरह से पूरे विश्व में सॉइल का इरोजन हो रहा है, मिट्टी किस तरह से कट रही है। तो खेत से होने वाले वार्षिक मृदा नुकसान का अनुमान लगाने के लिए विस्मेयर एंड स्मिथ के द्वारा 1998 और 1958 से 1978 के द्वारा यह समीकरण दिया गया था। RAEO परीक्षा के लिए इसके फैक्ट और फैक्टर्स सीधे पूछे जाते हैं, इसीलिए हम टारगेट करके चल रहे हैं। देखो, आप RAEO पढ़ रहे हैं तो RAEO के जो मेन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 2021-23 का हमने जब विश्लेषण किया तो हर टॉपिक के जो मेन पॉइंट है उनको हम करवा रहे हैं। अभी डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो मेरे भाई इतना समय है ही नहीं। 2 अगस्त से आपका एग्जाम है ना? तो जो आपके एग्जाम में आता है वही आपको पढ़ने का समय है, वही हमको पढ़ना है, ठीक है? देखो, अब यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। एक साल में आपके खेत से कितनी मिट्टी निकल गई है, कितना नुकसान हुआ है, वही हमको यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन समझाता है। समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है A बराबर R इंटू K इंटू L इंटू S इंटू C इंटू P। अब ये होता क्या है, इसका क्या क्या अर्थ है, वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, प्रश्न कैसे बनाएंगे? यहाँ से मान लीजिए आपको सवाल पूछते हैं, तो सवाल में क्या करेंगे पता है? वो आपसे A का मान पूछेंगे, आपको R, K, L, S, C, P इनमें से किसी 3 का किसी 2 का मान दे रखा होगा। तो A का मान कैसे निकालोगे? सीधे जो भी दे रखा उनका आपस में बस आपको गुणा कर देना है, तो A का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है? अब A क्या है, R क्या है, ये सब हम पढ़ लेते हैं। देखिए,
ए बराबर क्या है, तो एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, यानी कि औसत वार्षिक मृदा, जिसे हम टन हेक्टेयर में दर्शाते हैं कि कितनी मिट्टी की हमको हानि हुई है, वो एवरेज दर्शाता है कौन, ए। पूछा जाएगा कि जो आपका इक्वेशन है इसमें ए का क्या अर्थ होता है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा कि ये एवरेज को दर्शाता है। आर क्या है, आर है रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, यानी कि वर्षा की मारक क्षमता या कूटन कारक, वही जो बूंदें गिरती हैं तो किस तरह से कितनी मात्रा में जो है उस बड़े बड़े पत्थर जो थे, बड़े बड़े जो आकार थे, उसको कितनी मात्रा में तोड़ करके एकदम बारीक कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपका आर दर्शाता है रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर। के क्या है, के बराबर हो जाएगा सॉइल इरोजिबिलिटी फैक्टर, यानी कि मृदा क्षरण क्षमता कारक, ठीक है। मिट्टी की आंतरिक जो प्रकृति होती है, यानी कि बारिश की बूंदें गिरी तो मिट्टी को आंतरिक रूप से कितना कमजोर किया उन्होंने, वो हमारा के दर्शाएगा। एल क्या दर्शाएगा, एल दर्शाएगा स्लोप लेंथ फैक्टर, यानी कि ढाल की लंबाई का कारक। भाई इस तरह से खेत था, है ना, जब मिट्टी ने बहाना चालू किया तो ये खेत इस तरह से एक स्लोप बन गया, ढाल बन गया। अब ये मिट्टी यहाँ से आराम से पानी के सहारे यहाँ पर जाने लगी, है ना। तो अभी एक आध दिन एक काम करेंगे, हम अपने खेतों पर जाएंगे कभी, जब मुरैना जाएंगे, है ना, तो आपको खेतों का वो दिखाएंगे किस तरह से वो कट करके एक मतलब एक स्लोप बन जाता है, एक ढाल बन जाता है, जहाँ पर पूरा का पूरा पानी अपने साथ में मिट्टी को बहा करके ले जाता है, ठीक है ना। या घर से एक फोटो मंगवा लेंगे आपके लिए, अगले वाले वीडियो में लगा देंगे, तो आप देख लेना किस तरह से जो है बड़े बड़े खड्ग बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एल क्या है, तो एल बता दिया, स्लोप हो गया, ढाल की लंबाई का कारक हो गया। उसके बाद में एस क्या हो जाएगा, तो एस जो है आपका जो है स्लोप स्टीपेंस फैक्टर, यानी कि ढाल की तीव्रता का कारक हो जाएगा, कि अगर जो ढाल बना है ना वो कितनी तेजी से पानी को लेकर के जा रहा है, ये हमारा एस बता देगा। सी क्या होगा, सी आपका क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, यानी कि फसल प्रबंधन कारक हो जाएगा। और जो पी होगा आपका कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, यानी कि संरक्षण अभ्यास या फिर सहायक अभ्यास कारक, कि अब हमको क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए, ये बताने का काम कौन करेगा, ये बताने का काम पी करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, भाई एस का क्या अर्थ है, सी का क्या अर्थ है, पी का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, जो लोग नोट्स लिए होंगे उसके ग्रुप में डाल दी जाएगी। और अगर आप इस पर लाइक और शेयर करते हैं, है ना, एम करते हैं कि अगर आप 100 लाइक करवा देते हैं, 100 लाइक, ठीक है, केवल 100 लाइक पूछ रहे हैं, अब इससे इतना भी नहीं हो पाएगा, 100 लाइक कर देते हैं और 1001 के अगर इस पर व्यूज आ जाते हैं, मात्र 1000, इतना तो ला ही सकते मेरे भाई, है ना। आज अगर 1000 व्यूज आ जाते हैं, कल इतने बजे तक, कितने बजे तक, अभी 12 बज रहे हैं, कल 12 बजे तक 1000 व्यूज आ जाते हैं, तो हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, ठीक है। अब इसी की डालेंगे, सबकी नहीं डालेंगे, इसी की डालेंगे केवल, ठीक है ना। नहीं तुम कहोगे सर सारे नोट्स मिल जाए, सारे तो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है ना, जो पेमेंट करके लेंगे। लेकिन इसकी पीडीएफ यूनिट 4 की पीडीएफ मिल जाएगी जब 100 लाइक हो जाएंगे और 1000 व्यूज कल 12 बजे तक आ जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ कहाँ शेयर करते हो, कितनी बार चलाते हो, ये आप जानो। और जिसको नोट्स लेना, जिसको जो है पीडीएफ इसकी प्राप्त करना हो टेलीग्राम में, वो जाने, ठीक है ना। सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब इसको शेयर करना आपका कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स का, यानी कि संरक्षण की क्या विधियां होती हैं, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किस तरह से। अब ये तो हमने बता दिया भाई कि भाई पूरा का पूरा हवा जो है मिट्टी को काट करके लेके चली जा रही है, पूरा जल काट कर लेके चला जा रहा है, कैसे काट कर ले जा रहा है, सारी बातें हमने बता दी। लेकिन अब हम बात करेंगे संरक्षण की। भाई बचाना भी तो है इसको, केवल प्रॉब्लम ही नहीं बताना है, प्रॉब्लम बताने के बाद में उसका निदान भी तो बताना पड़ेगा। तो वो आइए हम देख लेते हैं। तो मिट्टी के ढाल यानी स्लोप परसेंट के आधार पर संरक्षण की विधियों को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन सा? पहला है आपका एग्रोनॉमिक मेजर्स। इसमें क्या होगा, कृषि संबंधी उपाय होंगे इसमें, जिसमें ढाल जो है 2% से अगर अधिक हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो सॉरी 2% से जब कम हो, जब भूमि का ढाल दो ग्रेटर देन क्या लगा हुआ है, ढाल जो है मतलब ढाल कम होना चाहिए 2% से, है ना, 2% की तरफ ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। तो ढाल अगर 2% से कम है तब इन विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर ढाल 2% से कम है। कौन कौन सी विधियां हैं? तो नंबर 1 है समोच्च खेती। समोच्च खेती क्या होता है? कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? तो ढाल के विपरीत आड़े जुताई और बुवाई करना ताकि पानी का बहाव धीमा हो। भाई मान लीजिए इस तरफ ढाल है तो आप क्या करोगे, इधर पूरी जुताई कर दोगे, है ना, और इसकी मिट्टी ला करके यहाँ पर डाल दोगे, तो ये ढाल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, कंटूर कल्टीवेशन करना है। समोच्च इसको हम खेती कहते हैं, ढाल के विपरीत आड़े जुताई और बुवाई करना है ताकि पानी का बहाव धीमा हो सके।
उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा, पट्टीदार खेती हम जिसको कहते हैं। इसमें कटाव रोकने वाली फसलें जैसे इरोजन रेस्टिंग क्रॉप होते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कटाव को रोकती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? तो पहली आपकी मूंग हो जाएगी, उड़द हो जाएगी, लोबिया हो जाएगी। ये क्या करती हैं कि जड़ें बहुत मजबूत होती हैं भाई, इनको अगर बो दोगे ना तो इनकी जड़ें फैलती हैं, और जहाँ जहाँ तक जड़ें फैलेंगी वो क्या करेंगी, मिट्टी को बांध लेंगी, तो मिट्टी बह नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए इन फसलों का उपयोग करते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। कटाव बढ़ाने वाली फसलें जैसे मक्का, ज्वार को एकांतर पट्टियों में पाया जाता है। ये मक्का ज्वार की जो जड़ें होती हैं वो कमजोर होती हैं, तो वो नहीं रोक पाती हैं, लेकिन मूंग उड़द लोबिया की जो है फसलें रोक लेती हैं। तो अगर आपको मक्का और ज्वार बोना है तो इनके साथ में मूंग उड़द और लोबिया को भी बो दीजिए। यानी एक लाइन में आप अगर मक्का बो रहे हो तो अगली लाइन में मूंग उड़द लोबिया बो दो, फिर आप अगर ज्वार बो रहे हैं तो मूंग उड़द लोबिया बो दो। यानी कि इसकी जो कमजोर जड़ें होंगी उसको ये लोग सपोर्ट कर देंगे, तो मिट्टी बह नहीं पाएगी। ठीक है ना, आ गया समझ में। अगला अगला आपका है मल्चिंग। मल्चिंग या फिर पुआल बिछाना। अब ये क्या होता है, तो मिट्टी की सतह को फसल अवशेषों या प्लास्टिक से ढकना, जिससे बूंदों का सीधा प्रहार रोके और वाष्पीकरण कम हो, है ना। भाई आप ये चाहो कि भाई पूरा खेत है अपना, इस खेत के ऊपर एक प्लास्टिक बिछा दो। अब पानी बरस रहा है तो प्लास्टिक बिछा दिया है, अब जब बारिश की बूंदें आएंगी तो प्लास्टिक से टकराएंगी, पहले इस मिट्टी से नहीं टकराएंगी, इसको छोटे छोटे कणों में नहीं बांट पाएंगी भाई पहले सीधे इससे टकराएंगी ना, पल्ली से टकराएंगी, इससे नहीं टकरा पाएंगी। तो उससे क्या होगा, मिट्टी जब टूटेगी नहीं टूटेगी तो एकता में बंधी रहेगी, तो क्षरण भी इसका कम होगा। ठीक है ना भाई। चलिए नंबर बी को हमने आपको टेबल में समझा दिया, जो यांत्रिक उपाय होते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजर्स यानी कि यांत्रिक उपाय क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जब ढाल 2% से ज़्यादा हो जाए, भाई अब तो बहुत ज़्यादा ही ढाल हो गया है, अब तो कुछ ना कुछ यांत्रिक उपाय करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या यांत्रिक उपाय कर सकते हैं वो आइए देखते हैं। जब ढाल अधिक हो और पानी का वेग कृषि विधियों से ना रोका जा सके तब क्या करना है। यहाँ पर आपकी यांत्रिक विधियाँ दी गई हैं, यहाँ पर ढाल दिया गया है और इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले है कंटूर बंडिंग, यानी कि समोच्च मेड़बंदी कर सकते हैं 6% तक जब ढाल हो। जब 6% तक ढाल हो तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो 800 mm से जहां पर कम बारिश होती है वहां पर आप समोच्च मेड़बंदी कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। पानी को खेत में रोक करके नमी संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। पानी बरसा, मेड़बंदी कर दी, पानी रुक गया, नमी पूरा का पूरा जो है उस जमीन के अंदर चली गई, तो नमी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका वर्गीकृत मेड़बंदी होती है, ग्रेडेड बंडिंग होती है। ये क्या है, तो 6% से अधिक वर्षा वाले स्थान जो 800 mm से अधिक जहां पर बारिश हो रही है वहां पर इसका यूज करते हैं। अतिरिक्त सुरक्षित पानी को खेत से बाहर निकालने के लिए नालियां बना दी जाती हैं। भाई आपने बंडिंग कर दी, पानी रुक गया, है ना। अब ये लग रहा है भाई पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है, पानी तो ज्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें नालियां बना देंगे। ये नालियां क्या कहलाती हैं, यही नालियां आपका ग्रेडेड बंडिंग कहलाती हैं, वर्गीकृत मेड़बंदी कहलाती हैं। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली है आपका बेंच ट्रेचिंग। बेंच ट्रेचिंग क्या होती है, तो देखिए इसे हम सीढ़ीदार या फिर सीढ़ीदार क्या कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। 16 से 33% पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हो ये पहाड़ है तो यहाँ पर कितना ज्यादा ढलान है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे हम सीढ़ीदार चबूतरा बना देंगे। जैसे चाय वगैरह की खेती हम करते हैं तो सीढ़ी नुमा खेती कर देते हैं, यानी जैसे ये बना हुआ है इस पर काट के ऐसे सीढ़ी बना देंगे। अब बारिश तो होगी, पानी भी नीचे आएगा, लेकिन पानी जो है सीढ़ी के माध्यम से नीचे आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। और यहाँ पर हमने चाय वगैरह की फसल बो रखी है, उनको बराबर पानी मिलता रहेगा। चाय और कॉफी की फसल हम बोते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। उत्तराखंड में आपको इस प्रकार की कृषि देखने को मिल जाती है जहां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो तीव्र ढाल को सीढ़ीनुमा समतल चबूतरों में बदल दिया जाता है। ठीक है। अगली है जिंक ट्रेसिंग। अब जिंक ट्रेसिंग क्या होता है, जहां पर 3 से 10% तक जो है आपकी ढाल होती है, वहां पर मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों में निचले हिस्सों में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों को उगा देते हैं। ठीक है। मान लीजिए इस तरह की है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, धान उगा देंगे, तो यहाँ से जो पानी बह करके आएगा धान के खेत में चला जाएगा, और धान के खेत को तो पानी चाहिए ही चाहिए ना भैया, तो ये पानी का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, जिंक ट्रेसिंग इसको कहते हैं। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। भाई अभी तक तो हम मिट्टी को बचा रहे थे, अब पानी को भी तो बचाना पड़ेगा, बिना पानी के मिट्टी का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। तो पानी अभी तक बहा करके ले जा रहा था मिट्टी को, अब हम क्या करेंगे, इस पानी को ही बचा देंगे तो मिट्टी अपने आप बच जाएगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चित्र, किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द सबसे पहले पूछा जाएगा किसने दिया था, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो शब्द है वो मेयर्स महोदय ने 1960 में दिया था। ठीक है ना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब देखो, एक होता है इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है एक्स सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। ये दोनों क्या होता है अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, तो वर्षा के पानी को उसी स्थान पर रोकना जहां पर वह गिरता है, जैसे गहरी जुताई, मेड़बंदी। अब अगर आपने यहीं पर रोक दिया तो हम इसको इन सीटू कहते हैं। जैसे कि ये हुई बारिश, ठीक है, ये बादल हैं, बारिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा खेत है,
यहाँ पर बारिश हुई, पानी भरा, पानी भरने के बाद हमने क्या किया, मेड़बंदी कर दी और इस पानी को यहीं पर रोक दिया। तो जहाँ पर पानी गिरा है वहीं पर पानी को अगर आपने रोक दिया है, यानी इन में ही रोक दिया है, तो इसको हम कहते हैं इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जहाँ पर गिरा वहीं पर रोक दिया। एक्स-सीटू क्या होता है, पानी को बहने देकर किसी तालाब या सिस्टर्न में जाकर इकट्ठा करना और बाद में सिंचाई के लिए उपयोग करना। भाई मान लीजिए बारिश यहाँ पर हुई, बादलों ने पानी बरसाया, आप क्या करोगे, बड़ी बड़ी नालियाँ बना दोगे, है ना। ये नालियाँ बना दी आपने, अब यहाँ से पानी बहता हुआ जाएगा और किसी तालाब में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, या बड़े बड़े आपने टैंक बना रखे, उस टैंक में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा और फिर जब बाद में आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो आप यहाँ से पानी ले सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स-सीटू वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। 101 मतलब आएगा ही आएगा। इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग, एक्स-सीटू वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया, इसको समझ लो, बहुत जरूरी है। जहां पर पानी गिर रहा है वहीं पर आप हार्वेस्टिंग कर दे रहे हो, वहीं पर मेड़बंदी करके रोक दे रहे हो, तो आप इन सीटू कर रहे हो। जहां पर पानी गिरा आपने नालियां बना दी और उस पानी को ले जा करके तालाब में इकट्ठा कर दिया, यानी वहां से बाहर निकाल के आ गए, एक्स-सीटू कर दिया है। तो यहां पर जाकर के जब इकट्ठा हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स-सीटू वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला है आपका फार्म पॉन्ड, जो खेत वाले जो तालाब बना देते हैं, तो यह रन ऑफ पानी को इकट्ठा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। रन ऑफ पानी का मतलब क्या होता है, पानी गिर रहा है और तेजी से बहता चला जा रहा है, तो बहता चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फार्म पॉन्ड का निर्माण कर देते, छोटे छोटे तालाब बना देते हैं ऐसे, इस तरह से, है ना। तो जो पानी ये बह रहा था ना, वो पानी आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर बाद में जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो नाली काट करके हम वापस से अपने खेतों में इसको पहुंचा देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, फार्म पॉन्ड कहते हैं, खेत तालाब कहते हैं। छोटे छोटे बनाते हैं, बड़ा बना दोगे तो पूरा तालाब ही हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे अगर आप फार्म पॉन्ड बना रहे हो तो हम इसको क्या कहेंगे, खेत में बनने वाले तालाब कहते हैं। ठीक है, अब चलिए RAU स्पेशल कुछ डायरेक्ट वन लाइनर्स देख लेते हैं इस टॉपिक से, जहां से प्रश्न बनते हैं, उसके बाद वाटर सेड पे हम चलेंगे। ठीक है, तो RAU स्पेशल वन लाइनर जो डायरेक्ट हिट पॉइंट है वो देख लीजिए। पहला आपका परमिसिबल सॉइल लॉस लिमिट, ये क्या होता है, तो भारत में सामान्य मृदा क्षति की स्वीकार्य क्षमता जो है उससे हम क्या कहते हैं, परमिसिबल सॉइल लॉस लिमिट कहते हैं। इतना तो हम स्वीकार कर सकते हैं, चलो ठीक है, इतनी अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम झेल सकते हैं। ठीक है, कितना है, 12 टन हेक्टेयर प्रति वर्ष मानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा भारत में परमिसिबल सॉइल लॉस लिमिट कितनी है, तो आप बताओगे सर 12 टन हेक्टेयर प्रति वर्ष है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, चंबल के जो क्षेत्र हैं जिन्हें हम रेवेंस कहते हैं, गली इरोजन का सबसे उग्र रूप है, ये हमारे बीहड़ कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। नंबर 3 जहां से प्रश्न पूछे गए वो बता रहे हैं। ठीक है ना, विंड ब्रेक और सेटर बेल्ट का उपयोग हवा की गति को कम करने के लिए, वायु क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है। इन्हें हमेशा हवा के चलने की दिशा के लंबवत लगाया जाता है, यानी कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसी के लंबवत हम इसको बना देते हैं। तो यहाँ से हवा जो बहा करके ला रही है इसमें जाकर के वो समा जाते हैं और यहीं पर वो जो कण है वो यहीं पर रुक जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विंड ब्रेक और सेटर बेल्ट को हम उपयोग करके मतलब आपका मिट्टी का जो क्षरण है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक 1 चैप्टर 1 कंप्लीट होता है यूनिट 4 के अंतर्गत। यूनिट 4 के अंतर्गत दूसरा चैप्टर हमारा दिया है वाटर सेड मैनेजमेंट, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 वाटर सेड मैनेजमेंट। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जितने लोग भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो। और यहाँ पर नीचे इस तरह का एक शेयर वाला बटन बना हुआ होगा, तीर का निशान है ना, नीचे देखो बना है ना, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके सामने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जो भी आपके यहाँ मैसेजिंग डिवाइस होगा वो खुल जाएगा, है ना। उस पर आपको जाकर के इसको शेयर कर देना है, सेंड कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, इसमें भी हम MP-RU एग्जाम के तहत ही चलेंगे। MP-RU एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो MP-RU परीक्षा 2021 और 2023 के रुझान देखें तो वाटर शेड मैनेजमेंट, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, इसमें क्या होगा कि जहां पर पानी रुकता है, भाई तालाब हो गए वहां पर पानी रुकेगा, तो इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, से मुख्य रूप से वाटर शेड के प्रकार यानी क्लासिफिकेशन से प्रश्न आते हैं, इसके घटक कंपोनेंट से प्रश्न आते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख वाटर शेड कार्यक्रमों से प्रश्न आते हैं, उनके प्रारंभ वर्ष और उनके नाम से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जिनको हम इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, परिभाषा एवं मूल अवधारणा क्या होती है वाटर शेड मैनेजमेंट की। ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैसे हम वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे। पानी यहाँ से बारिश हुई, बारिश से पानी बहा, पानी बह करके आया, हमने यहाँ पर बड़े बड़े तालाब बना रखे थे, पानी यहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो गया, तो अब ये पानी धीरे धीरे रिस करके कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो यही होता है वाटर शेड मैनेजमेंट। आइए देखते हैं, यह एक ऐसा भौगोलिक हाइड्रोलॉजिकल क्षेत्र होता है, यानी कि जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है, जहां गिरने वाला वर्षा का सारा पानी बह करके रन ऑफ होकर के एक ही निश्चित बिंदु पर या निकास द्वार पर
जा करके बाहर निकलता है। यानी इधर से भी पानी बरस रहा है, इधर से भी बरस रहा है, इधर भी चारों तरफ से पानी बरस रहा है, लेकिन जा करके निकलेगा कहाँ, एक मुख्य बिंदु पर जा करके निकलेगा। सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और जा करके एक मुख्य बिंदु पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वाटर शेड। ये हो गया क्या, वाटर शेड। अब इसी का मैनेजमेंट कैसे करना है वही हमको पढ़ना है वाटर शेड मैनेजमेंट चैप्टर में। ठीक है, तो एक आउटलेट से होकर के बाहर निकलता है। जैसे हमने नहर बना रखी, बड़ी बड़ी नहर, अपने एमपी में मुरैना साइड में कहते हैं बम्बा बना रखा भैया, है ना, कटमा बम्बा चल रहा है, मतलब कि पानी बह रहा है। ठीक है, और वो एक इस तरह की जो नहर बना रखी है उसमें बह रहा है। तो यही होता है क्या, वाटर शेड, जहाँ पर पानी को रोक करके हम रख रहे हैं, रन ऑफ पानी, बहते हुए पानी को जहाँ पर रोक करके रख रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, वाटर शेड कहलाता है। देखिए, इसे हम कैचमेंट एरिया या फिर ड्रेनेज बेसिन, अपवाह बेसिन भी कह सकते हैं। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पानी बह रहा है, हमने पानी को कैच कर लिया है, पैक कर दिया है, वहीं पर रोक दिया उसको। ठीक है ना, तो ये कैचमेंट एरिया भी कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन भी कहलाता है, अब अपवाह बेसिन भी कहते हैं। अपवाह का मतलब होता है बहता हुआ जल, तो ये अपवाह बेसिन भी कहलाएगा। ठीक है, मूल उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, तो पानी और मिट्टी का संरक्षण करना, ताकि जैव विविधता, कृषि उत्पादन और भू जल स्तर जो है उसमें सुधार हो सके, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वाटर शेड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब वाटर शेड का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से प्रश्न आता है, ऊपर ही तो बताया आपको क्लासिफिकेशन से प्रश्न आता है। तो आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर शेड, यानी कि वाटर शेड का वर्गीकरण। वाटर शेड किसे कहते हैं बता दिया ना, बहते हुए पानी को रोक करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, आगे यूज के लिए वाटर शेड हो जाएगा। क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। परीक्षा में वाटर शेड के आकार, साइज, एरिया के आधार पर उनका वर्गीकरण और हेक्टेयर की सीमा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है, आपके एग्जाम में ये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे वाटर शेड के प्रकार, क्षेत्रफल की सीमा, मुख्य विशेषताएं और उपयोग। तो पहला होता है माइक्रो वाटर शेड, यानी कि माइक्रो वाटर शेड क्या होता है, देखिए 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर में अगर पानी को रोक रहे हैं, बहते हुए पानी की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो वाटर शेड के अंतर्गत आ जाएगा। एकल फॉर्म या फिर छोटे गांव के स्तर पर इसका प्रबंधन उपयुक्त होता है। छोटा छोटा कोई गांव है तो आप माइक्रो वाटर शेड कर सकते हैं, यानी कि 1000 से 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक के पानी का हम यूज कर रहे हैं, बहते पानी का यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी नहर बना करके पहुंचा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो वाटर शेड हो जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे गांव में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा मिनी वाटर शेड। ये मिनी वाटर शेड क्या होते हैं, तो 10 से लेकर के 100 हेक्टेयर तक जो होता है, इतने पानी को अगर हम, इतने क्षेत्रफल की सीमा में पानी को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिनी वाटर शेड हो जाएगा। यह बहुत छोटे स्तर की जल निकासी योजना के अंतर्गत आता है, यानी काफ़ी छोटा, भाई 10 से 100 हेक्टेयर के बीच में हम केवल सिंचाई करना चाह रहे हैं, इतने क्षेत्र के लिए पानी को रोक रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनी वाटर शेड हो जाएगा। उसके बाद है सब वाटर शेड। नंबर 3 सब वाटर शेड। ये क्या होता है, तो भाई 10,000 से लेकर के 50,000 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए हम अगर पानी को रोक रहे हैं, क्षेत्रफल को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सब वाटर शेड। यह एक छोटी नदी की सहायक नदी घाटी को कवर करता है। कोई मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, नदी में पानी जाएगा कहाँ से, भाई नदियों में पानी जो जाता है बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से ही तो जाता है, यहीं से नहरें निकलती हैं और छोटी छोटी नहरें यहाँ पर आकर पानी डालती हैं। ये जो रास्ता होता है पानी खुद बनाता है, भाई यहाँ पर नदी बह रही है, अब यहाँ से छोटी छोटी नालियों के माध्यम से पानी क्या करेगा, यहाँ पर आकर के इस नदी में मिल जाएगा और नदी के जल स्तर को बढ़ाने का काम करता है। तो यही आपका सब वाटर शेड कहलाएगा। एक छोटी नदी की सहायक नदी की घाटी के रूप में ये काम करता है, यानी कि छोटी नदी को पानी देने का ये काम करता है। नंबर 4 आपका आएगा मिली वाटर शेड। ये क्या होता है, तो 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका मिली वाटर शेड के अंतर्गत इतनी भूमि की सिंचाई की बात करेंगे। मध्यम आकार की योजनाएं इसमें शामिल होती हैं, छोटे आकार की योजनाएं जिसका हम यूज करते हैं, सिंचाई योजनाएं जो हमारी हो जाती हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अगला है मैक्रो वाटर शेड। तो 50,000 से अधिक भूमि का अगर हम यूज कर रहे हैं, 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्या कहलाएगी, मैक्रो कहलाएगी। यह नदी बेसिन के स्तर पर बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ जाकर के बहती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं, बहुत क्षेत्र को कवर करती हैं, तो हम इसको कहेंगे मैक्रो वाटर शेड, 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब इसमें आकार का बढ़ता और घटता क्रम आपसे पूछ लेते हैं। तो आकार का बढ़ता क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ता क्रम कैसे याद करेंगे, भाई सबसे छोटा मिनी होता है, फिर माइक्रो होगा, फिर मिली होगा, फिर सब होगा, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ इस तरफ से भी चालू कर सकते हैं, इधर से भी चालू कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैक्रो, उससे छोटा सब, उससे छोटा मिली, मिली से छोटा माइक्रो, माइक्रो छोटा मिनी। आ गया समझ में, अच्छे से याद कर लेना। अब नंबर 3 पर चलते हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। कि वाटर शेड मैनेजमेंट करने के सबसे प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, जहां से हम वाटर शेड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक सफल वाटर शेड योजना के 2 मुख्य स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन,
ओ भैया बैटरी फिर से डाउन हो गई। लो बढ़ा देते हैं, टाइम तो ज़्यादा लगा नहीं, फिर कैसे डाउन हो गई। चलो थोड़ा तेज़ी से अपन इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ पर थे हम, जल्दी से देख लेते हैं कहाँ पर है। सॉइल कंजर्वेशन है ना, तो ये आपका हो जाएगा मेड़बंदी, बडिंग, ट्रेंचिंग और वनस्पति आवरण मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करता है। नंबर 2 है वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन संरचनाएं। इसमें क्या होता है, बहते पानी को रोक करके भूजल को रिचार्ज करने के लिए नीचे जो है दी गई संरचनाएं बनाई जाती हैं। भाई पानी बह रहा है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जिससे कि ज़मीन में चला जाए पानी, है ना, तो भूजल जो है, जो हमारा ज़मीन का जल है उसका लेवल बढ़ सके, उसके लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ प्रमुख जो है उसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पहला चेक डैम्स और एंटिक्स बना लीजिए, एनीकट्स बना लीजिए। ये क्या होती है, तो छोटी छोटी धाराओं के आर पार कंक्रीट या पत्थरों की दीवार बना देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये धारा बह रही थी, कंक्रीट की दीवार बना दी, तो अब ये पानी कुछ देर यहाँ पर रुकेगा, जब रुकेगा तो ये पानी कहाँ पर जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, तो हमारा जो ज़मीन के नीचे वाला जो एरिया है वो यहाँ पर जल से भरेगा। इसके बाद आपका है पैरोकोलेशन पॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, विशेष तालाब जिनका उद्देश्य सिंचाई नहीं बल्कि पानी को जमीन के नीचे रिस रिस करके पहुंचाना होता है, इसको हम पैरोकोलेशन जो है पॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगला आपका गली प्लग होता है। गली प्लग क्या होता है, मिट्टी की गहरी गहरी खाइयाँ, मिट्टी की गहरी खाइयों में पत्थरों और बोरियों का रिकावट बनाना ताकि पानी का वेग कम हो सके। पानी तेजी से बह रहा था, बड़ी बड़ी खाई बना दी, यहाँ पर पत्थर डाल दिए तो पानी रुक रुक करके जाएगा और धीरे धीरे पानी कहाँ पर जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट हो जाएगा। नंबर 4 इंपॉर्टेंट वाटर शेड प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से वाटर शेड कार्यक्रम चालू किए गए हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैच द कॉलम से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन से वर्ष से कौन सा है। ठीक है, कौन से वर्ष में चालू किया गया, ये पूछा जा सकता है जोड़ी मिलाने का। तो कल हमने जो जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन कराए थे ना, वैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपका DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये क्या है, कब चालू हुआ था, तो 1973-74 में चालू हुआ था। सूखा संभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बहाल करना और भूमि जल का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, 1973-74 में चालू हुआ DPAP। अच्छा 1973 से कुछ याद आ रहा है, बताइए। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में कब चालू हुआ था, 1973 में ही चालू हुआ था, ध्यान रखना है। 1992 में क्या आया था, बताया था ना, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था। दोनों साथ साथ में आपको याद दिला देते हैं। DDP क्या है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1977-78 में चालू हुआ था। मरुस्थलीकरण को रोकना और रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। IWDP ये क्या है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ष 1989-90 में चला। बंजर भूमि यानी कि जो वेस्ट लैंड है इनका वाटर शेड के आधार पर सुधार करना, बंजर भूमि का सुधार करना। उसके बाद है NWDPR, ये क्या है, नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफॉल एरियाज। इसमें इसे वर्ष 1990-91 में चालू किया गया। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित वर्षा आधारित खेती करने वाले क्षेत्रों के लिए है। जैसे अपना उत्तराखंड में खेती होती है, सिक्किम में होती है, जहाँ पर पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो चाय वगैरह की खेती होती है, वहाँ के लिए चालू किया गया था आपका NWDPRA। ठीक है, चलिए अगला है IWMP क्या है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, 2009-10 में चालू हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा DPAP और DDP IWP को मिला करके, इन सबको मिला करके एक प्रोग्राम बना दिया गया, वो आपका IWMP हो गया 2009-10 में। ठीक है, अब REO के पिछले पैटर्न पर आधारित कुछ प्रमुख जो आपका पिछला पैटर्न है वो देख लेते हैं, अभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। रिज टू वैली अप्रोच, शिखर से घाटी का दृष्टिकोण, वाटर शेड प्रबंधन का यह मुख्य सिद्धांत है। इसका मतलब है कि उपचार हमेशा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर के नीचे मैदानों तक होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रिज टू वैली अप्रोच, शिखर से घाटी का दृष्टिकोण, ये भी पूछा गया था। अगला आपका हरिज्ञान सिंह कमेटी बनी थी। इसने क्या किया था, मध्य प्रदेश में वाटर शेड कार्यक्रमों को क्रियान्वयन और विकेंद्रीकरण की समीक्षा से जुड़ी समिति का नाम आता है। ये कौन सी हरिज्ञान समिति है, जिसने जो है मध्य प्रदेश में वाटर शेड कार्यक्रम को संचालित किया था। नंबर 3 देखिए, तो वाटर शेड में पानी की उपलब्धता नापने के लिए फ्लम्स यानी कि पार्सल फ्लम्स और वायर्स फ्लम्स का यंत्रों का उपयोग करके आउटलेट का जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी को बहने से इसमें रोका जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रिसेंट पूछे गए थे। गुणों तथा भूमि प्रबंधन और फसल के आधार पर इन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो ये आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं, यानी कि यूनिट 4 के दोनों जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको 150 प्रश्न दे देंगे जब प्रश्नों की सीरीज चालू करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए थे उनका क्या रिएक्शन है। ये हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ, इन्होंने नोट्स लिए, इनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच सर जी, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने बहुत लेट लिया था फिर भी हमारे अच्छे नंबर आए। 81 नंबर इनके आए थे माइनस मार्किंग के बाद में। डिप्टी जेलर के नोट्स लिए थे इन्होंने, इनका देखो क्या कहना है। गुड मॉर्निंग सर, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, और मेहनत को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है। कोई दिक्कत नहीं, 199 आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, और 199 से हमारा जो फैकल्टी इनको भी पेमेंट वगैरह मिल सकता है। बस इतना ही हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ये इनका एग्जाम था जेल पहरी का, इनका क्या कहना है।
सर ऐसा कंटेंट मैंने कहीं नहीं देखा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इनको बनाने में, आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट होंगे जो आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाना है। बहुत बढ़िया मौका है मेरे भाई, टाइम सबको कम मिला है, लेकिन जो जितना एब्जॉर्ब कर लेगा, जो जितना यूज कर लेगा, जो जितनी मेहनत कर लेगा, वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। नंबर 7052547003, इस पर आपको व्हाट्सअप करके ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधे पेमेंट कीजिए। ये QR आपको दे रखा है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और नीचे लिख दीजिए MPREO एग्जाम नोट्स। तुरंत आपको जो है दोनों ग्रुप की लिंक हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप आराम से सेव कर लेना सक्सेस जंक्शन के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शाम को MPGK की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। बाकी पूरी सीसेट हम मैराथन के माध्यम से करवाएंगे। हिंदी की मैराथन करेंगे, इंग्लिश की मैराथन करेंगे, कंप्यूटर की मैराथन करेंगे, सब करेंगे, ठीक है ना। पहले आपका ये एग्रीकल्चर खत्म कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।